नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज टुनाइट विद दीपक चौरसिया हम लखनऊ से आपके लिए लेकर आए हैं और उसके लिए हम सीधे चल सकते हैं मेरे सहयोगी दीपक चौरसिया के पास। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, आप भी हमारे साथ बने रहे क्योंकि आज की इस बहस पे हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों आ गया 33 साल पुराना विवाद याद? आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि कांग्रेस मारना चाहती थी मुलायम सिंह यादव को, जो आज कांग्रेस के साथ, जिनके बेटे आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं? क्या 33 साल पुराने इन आरोपों में दम है? अगर मुलायम सिंह ही इन आरोपों को भूल गए हैं तो फिर नरेंद्र मोदी इन आरोपों को क्यों याद दिला रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह जी हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, राजीव त्यागी जी हैं जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, प्रेम शुक्ला जी, और थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ एनके सिंह साहब जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल आपसे, 33 साल बाद पुराने और गड़े हुए मुद्दे उखाड़ने का पीएम को कहां से सूझा? देखिए, राजनीति में पुरानी घटनाओं को, पुराने वैमनस्यों को, पुरानी मैत्री को स्मरण दिलाने की वजह कांग्रेस आज तक जो है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया, जिस संदर्भ में बारंबार आयोग गठित होने के बाद जस्टिस खोसला आयोग तक ने कहा कि न आप महात्मा गांधी जी के हत्याकांड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इनके राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में माफी मांगते मांगते भी जो है उस मुद्दे को उठाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में शाब्दिक जो है बाजीगरी करते हैं। पुराना मुद्दा भाई महात्मा गांधी के हत्याकांड का मुद्दा उठाने की आवश्यकता क्या है, जिससे कि संघ का, भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जिस मामले में स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने चौधरी चरण सिंह जी को और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था कि 4 मार्च 1984 को इटावा से लखनऊ आते समय कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता बलराम सिंह यादव के इशारे पर उनकी हत्या का प्रयास हुआ था, इस बात को स्मरण दिलाना ये राजनीति की स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक भाई, आप सन 2002 बारंबार याद दिलाते हैं ना, 1984 के दंगे याद दिलाए जाते हैं ना, तो राजनीति में जो किसी पर आरोप लगे होते हैं उन आरोपों को, उन प्रत्यारोपों को राजनीति में है याद दिलाया जाता। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी को पीड़ा ही थी ना, इसलिए से उन्होंने शुरू के दिनों में जब अखिलेश सिंह यादव ने राहुल गांधी जी के साथ समझौता किया और कहा ये साथ पसंद है, तो उन्होंने कहा ये साथ मुझे नापसंद है। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी बहुत पीड़ा, शिवपाल सिंह यादव जी आज दिन तक, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने उस जो संघर्ष का दौर था, जो मुलायम सिंह यादव जी को मारने के लिए षड्यंत्र रचने वाले कांग्रेस के नेताओं के दौर के साक्षी आदरणीय शिवपाल जी हैं, तो बारंबार वो याद दिलाते रहे कि ये जो लोग हैं ये मुलायम सवाल ये, प्रेम शुक्ला जी, यहाँ मैं आपके साथ सम्मान के साथ डिसएग्री करूंगा। वो मैं डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता बापू की हत्या, ये बात जो है, ये बात इतिहास के पन्नों में है, लेकिन मुलायम सिंह जी ने जो आरोप लगाया, न केवल मुलायम सिंह जी आज जिंदा हैं, बल्कि मुलायम सिंह जी खुद इन आरोपों को भूल गए हैं। मैं मानता हूं कोर्ट ने इसके बारे में रूल किया है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि मुलायम सिंह जी इन आरोपों को भूल गए, उनकी हत्या का प्रयास हुआ, हत्या की कोशिश हुई। नहीं, मुलायम सिंह जी बिल्कुल नहीं भूले हैं, मुलायम सिंह जी बिल्कुल नहीं भूले हैं, इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी ने, दीपक जी क्या मैं बोल सकता हूं, कभी याराना नहीं किया। यहां तक कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनके कार्यकाल में उन पर जो है 10 उन्मूलन के कार्यक्रम के नाम पर मुलायम सिंह यादव जी की घेराबंदी की जा रही थी, उस काल को भी वो भूले नहीं। इसलिए वीपी सिंह और चौधरी और चंद्रशेखर जी की सरकार का टकराव हुआ, चंद्रशेखर जी का, तो मुलायम सिंह जी वीपी सिंह के साथ नहीं गए, वो चंद्रशेखर जी के साथ गए, ये भी आपको याद होगा। और 1999 में श्रीमती सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव जी अड़ गए थे, ये भी लोगों को याद होगा। और 2006 में किस तरह से मुलायम सिंह यादव जी को बारंबार बेइज्जत किया गया, 2004 में, 2006 में और 2008 में किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं ना, मैं जेल में चले जाता है तो अमर सिंह जी थे जो उन्होंने मुझे बचा लाए, और अमर सिंह जी ने तहलका को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने
सीबीआई को आगे करके मुलायम सिंह यादव को ब्लैकमेल किया। तो मुलायम सिंह यादव जी आज भी कांग्रेस के उत्पीड़न को नहीं भूले हैं। चलिए ठीक है, मैं इसकी हकीकत में जाऊंगा। शायद उन फैक्ट्स को आपने पढ़ा नहीं है उदयवीर सिंह जी। मैं आपके पास आऊंगा, आपके सोर्स में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार आप टीवी पर ठीक से आ जाएं, फिर मैं आपके पास पहुंचूंगा। लेकिन राजीव त्यागी जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये जो आरोप है ये आज की तारीख में सब्सटेंशिएट करने लायक है, दम वाले हैं? देखिए दीपक जी, मेरे मित्र जो बात कर रहे हैं 1925 से संघ इसी कार्य को करता आया है और बड़े डिफेंसिव मोड के पहले सेंटेंस में मेरे मित्र कि संघ का गांधी जी की हत्या से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये विचारधारा नहीं गांधी जी की हत्या की थी। अब मैं मुलायम सिंह यादव जी पे आता हूं। ये कहते हैं कि 1984 में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि कांग्रेस ने मरवाने की कोशिश की। 1989 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ देश में, वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, तो 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। किसके सपोर्ट से बने? 1984 घटना का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और 1989 में कांग्रेस के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और 1993 में फिर मुख्यमंत्री कांग्रेस के सपोर्ट से बनते हैं। सरकार में अकेले जनता दल की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहते हैं, जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, झूठ में बोलिए, तो भाजपा का बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पे मुझे तरस आने लगा। मुझे हंसी नहीं आती है प्रधानमंत्री महोदय पे। प्रधानमंत्री महोदय जो है झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने सच कब बोला है। तो मैं पूछना चाहूंगा मुलायम सिंह यादव जी के पैरोकार बनने की बजाय अगर वो अपनी पार्टी के अचीवमेंट उत्तर प्रदेश में बताते, अपने 73 सांसदों के अचीवमेंट उत्तर प्रदेश में बताते, तो शायद बेहतर राजनीति होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, और वो उनकी स्थिति ठीक वैसे ही है कि रूई ने कपास वैसे ही लट्ठा। मतलब ये स्थिति ऐसी है कि कहीं कोई प्रूफ नहीं है और कहीं कोई ऐसी चीजें नहीं है। और मैंने राजनीतिक क्रिया बताई, मुलायम सिंह यादव जी बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति हैं, पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति है, प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति उनका सम्मान करता है, मैं भी करता हूं। 1989 में हमारी दुश्मनी होती तो हम मुलायम सिंह यादव जी को सपोर्ट क्यों करते? और 10 साल मनमोहन सिंह साहब की सरकार को समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। राजीव त्यागी जी कि उन्होंने सपोर्ट किया 10 साल न्यूक्लियर डील पर, जिसमें मेरे को एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगा, राजीव जी आपके पास भी आऊंगा। उदयवीर सिंह जी को जोड़ना है। उदयवीर सिंह जी, क्या इन आरोपों में दम है? राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आऊंगा, सब्र रखिए, 1 घंटे की डिबेट है। उदयवीर सिंह जी, क्या समाजवादी पार्टी को इन आरोपों में दम लगता है? कोई इन आरोपों में दीपक जी, मुझे लगता है कि इस पर हमको, नेताजी को, मुख्यमंत्री जी को ज्यादा विचार करना था। मोदी जी बेकारी परेशान हैं। जिन लोगों पे हमला कराने का आरोप हुआ, जो आपने नाम लिया बलराम सिंह जी का या अन्य लोगों का, बाद में उन्होंने नेताजी को उनके ही अध्यक्षता में ज्वाइन कर लिया और नेताजी ने उन्हें चुनाव लड़ाकर मैनपुरी से सांसद बनाया। उसके बाद नेताजी ने वो नेताजी के साथ रहे। दूसरे कांग्रेस के एक बड़े नेता थे उसी क्षेत्र के, जो नेताजी के प्रतिद्वंदी थे, वो आज हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। लगातार समाजवादी पार्टी से चुनाव राज्यसभा में भेजे गए हैं और उनके भाई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आज भी प्रत्याशी हैं। तो ये मामला तो पहले ही इतिहास के गर्त में चला गया। सवाल यह है कि ये मुद्दे आज आ क्यों रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि ये कंसिस्टेंटली उठाए जा रहे हैं। पहले मोदी जी ने सवाल उठाया कि ये गठबंधन क्यों हो गया, फिर मोदी जी ने उठाया कि ये स्कैम है, फिर मोदी जी ने कहा कि मैं हिसाब मांगूंगा, फिर मोदी जी ने कार का मुद्दा उठाया। आज लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए दावेदार हैं। इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं, कोई एजेंडा नहीं, केंद्र सरकार की कोई नीति बताने के लिए नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के काम का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इसलिए हताशा और निराशा में पहले 2 चरण का चुनाव होने के बाद, इनकी स्थिति खराब हो जाने के बाद कुछ नए बयान प्रतिदिन ट्राई कर रहे हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का या प्रधानमंत्री कोई आरोप लगाता है तो उस पर कंसिस्टेंटली स्टैंड करता है। अगले दिन से चर्चा खत्म, जैसे राजनीतिक मुद्दे आते रहे उसी तरीके से प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप बदलते रहे। हम ये चुनाव अपने काम पे लड़ रहे हैं, अपने विकास पे लड़ रहे हैं और उसका अगर कोई इनके पास जवाब है, सवाल है, इन्होंने कुछ किया है उसकी कोई बात है।
अगर नेताजी और कांग्रेस के बीच की कोई बात होगी तो वो पीड़ा दीपक जी, 30 सेकंड नेताजी टिप्पणी को करना होगी, चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी को होगी। और मैं प्रेम शुक्ला जी की जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले पीके नेताजी से ही मिले थे, अमर सिंह जी की मार्फत नेताजी से ही मिले थे, और गठबंधन और महागठबंधन की बात माननीय नेताजी से ही शुरू हुई थी, और नेताजी के भेजे जाने के बाद उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। उदयवीर सिंह जी, मैं ये भी खुलासा कर दूं कि बकायदा प्रियंका गांधी की नेताजी से मुलाकात हुई थी। ये खुलासा भी समाजवादी पार्टी के पुराने एक बड़े नेता अमर सिंह ने हमसे किया है। हालांकि वो पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा दावे के साथ कि मुलायम सिंह नेताजी के साथ प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई थी। प्रेम शुक्ला जी, इस सवाल को टालिएगा मत, मुझे सीधे जवाब दीजिएगा। अगर बलराम सिंह यादव मुलायम सिंह जी के हत्या के आरोप के दोषी थे, दीपक जी, तो 2004 में बीजेपी ने बलराम सिंह यादव को लोकसभा का टिकट क्यों दिया था? आपने ऐसी विवादित शख्सियत को लोकसभा का टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? देखिए, विवादित शख्सियत तो हत्या के दोषी हमने कभी नहीं कहा। कृपया जो है दीपक चौरसिया जी शब्द को जो है थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। बलराम सिंह यादव पर आरोप लगाया था मुलायम सिंह यादव जी ने, और उस आरोप को सिर्फ आज 84 में जो आरोप लगा रहे थे उस आरोप को स्मरण दिला रहे हैं। उस आरोप को स्मरण दिलाना राजनीति में जो है किसी ने किस पर क्या आरोप लगाया, बहुत पानी बह गया सर, बर्ताव किया था, उन गतिविधियों को स्मरण दिलाना कोई अपराध नहीं होता। एक दूसरा, 1989 जैसे आरोप बलराम सिंह से लगा था, कांग्रेस से नहीं लगा था। कह रहे 1989 बलराम सिंह के नाम से नहीं, कांग्रेस के नाम से आरोप लगा रहे। तो आवाज नहीं आएगी जरा। बलराम सिंह पे आरोप लगा था, कांग्रेस पे नहीं लगा था। जरा सुन लीजिए। आज आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, आक्रोश में आना ठीक नहीं, जरा सुन लीजिए। बहुत उत्तेजित हो रहे हैं आप। पराजित व्यक्ति उत्तेजित होता है, जरा आराम से। अखिलेश जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं आपको। उत्तेजना, ये सारी उत्तेजना बता रहे, क्या कहना चाहता हूं, सुन लीजिए प्लीज। मुख्य बिंदु पर आते हैं। राजीव त्यागी जी कह रहे हैं 1989 आप बताइए 2004 में आपने बलराम सिंह यादव को बीजेपी का टिकट क्यों दिया था? इसका जवाब दीजिए, क्या दिया था, हाँ या ना में? भैया, ये फैक्ट का मतलब है, ये फैक्ट का मैटर है, आप देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव जो आप अपनी लाइब्रेरी चेक कर लीजिए। 2004 में आपने बलराम सिंह यादव को बीजेपी का टिकट क्यों दिया था? भारतीय जनता पार्टी के मित्र नहीं है। मुलायम सिंह यादव हैं, मौलवियों के मित्र हैं, और मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जो विरोधी है, इसका मतलब आपके खिलाफ वाले का कोई हत्यारा हो उसे आप, लेकिन मुलायम सिंह यादव टिकट दे देंगे? नहीं, हत्यारा है नहीं ना, हमने तो कहा नहीं दोषी है, तो आरोप था आपका। आपकी सूचिता कहाँ हमने नहीं? कहा कि जो हत्या में शामिल हो उसे टिकट दे दो कि बलराम सिंह यादव उसके दोषी है। आरोप में ठीक कर देते हैं वो। बलराम सिंह यादव उसके दोषी है, हत्या के आरोप में दोषी तो जो करार दे रहा था, जिसने मुलायम सिंह यादव को जेल के हत्या की कोशिश का आरोप, जिसने यमलोक के द्वार पर पहुंचा दिया। आपकी ऐसी मजबूरी है, आज उसी से दोस्ती जरूरी है। आपकी ये भाषा से मत खेलिए, विषय बताइए। सिंह यादव को कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का छोड़ा था, न घाट का छोड़ा था। बलराम सिंह पे आरोप लगा था, कांग्रेस पे आरोप लगा था। आपको जो है गुत्तम गुत्ता होकर एक दूसरे अरे बलराम सिंह पे आरोप लगा था, कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अरे बलराम सिंह यादव और भाषा का संतुलन रखिए शुक्ला जी। बलराम सिंह यादव कांग्रेस के नेता थे। आरोप बलराम सिंह पे लगा था, कांग्रेस पे लगा था, ये बताइए बस। और बलराम सिंह पे आरोप दीजिए प्रेम शुक्ला जी, बलराम सिंह पे लगा था या कांग्रेस पे लगा था? जवाब दीजिए इसका। इंटरव्यू लेना बंद करिए कृपा करके, मेरे जवाब सुनिए। बलराम सिंह पे आरोप दीजिए प्रेम शुक्ला जी, बलराम सिंह पे लगा था या कांग्रेस पे लगा था? जवाब दीजिए इसका। इंटरव्यू लेना बंद करिए कृपा करके, मेरे जवाब सुनिए। आप बीच बीच में अगर इसी तरह से टोकते रहेंगे तो इस टोकने और चौंकने की बहस नहीं पूरी होगी। एक शब्द का जवाब जो है, जिस तरह से आपके अखिलेश सिंह यादव और राहुल गांधी की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं, वो साफ तौर पर जवाब दे दीजिए ना कि आप किस तरह से पराजित हैं, किस तरह से हारे हुए हैं। हारे को हरिनाम, उसी तरह से हारे को राहुल नाम। जी, मैं बोलना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। दिखाई दे रही है आपका गोल गोल जलेबी बना रहे हैं, जलेबी मत बनाइए। मुलायमवादी किस तरह से अवसरवादी होते जा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। जवाब नहीं, मैं तो सीधा जवाब ही दे रहा हूं आपको, आप सुनने को तैयार हो।
संकट यह है कि समाजवादी जब से नमाजवादी हुए हैं तब से सुनना बंद है उनका, कान बंद है, सिर्फ मुंह चालू है। अच्छा, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, राजीव त्यागी जी को भी सुन लेते हैं, उनका भी टर्न आ गया है। राजीव त्यागी जी बोलिए। देखिए, प्रेम शुक्ला जी झुंझलाहट में, बौखलाहट में जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह चिल्ला रहे हैं, उनके पास तर्क नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा, मुद्दे होने चाहिए थे रोटी और रोजगार के। मुद्दा ये प्रधानमंत्री के पास अचीवमेंट्स होने चाहिए थे कि मैंने आज तक 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है। तो बहस होती है बिल्कुल निश्चित रूप से कि दिया या नहीं दिया। प्रधानमंत्री पे मुद्दा होना चाहिए, किसानों को हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया, इस पे बात करते प्रधानमंत्री विकास पे बात करते, प्रधानमंत्री बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो झूठ बोलते हैं, करते हैं और उन्हें याद नहीं रहता है कि सच कब बोला था। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब तो स्थिति ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए के एजेंट हो गए हैं, उसमें कोई बहस नहीं है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहेगी। चार जवान कल शहीद हुए हैं, देश के 20 की जान शहीद हुई है, एक मेजर से लेकर 3 जवान शहीद हुए, उस पर कोई बहस नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा, इन व्यक्तिगत बातों से क्या होगा? बलराम सिंह यादव पे आरोप लगाया था, बलराम सिंह यादव को नेताजी ने अपनी पार्टी में लिया, सांसद बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर टिकट देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 1925 से लेकर अब तक संघ के लोग बाग दुष्प्रचार करने के लिए माहिर है। और मैं पूछना चाहूंगा, गांधी के कातिलों से पूछना चाहूंगा कि उनका क्या स्पष्ट इस पे विचार है। गांधी फैमिली से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानियां दी है, माय डियर फ्रेंड, अपना सीना आगे किया है और कुर्बानियां देकर देश को सींचा है। लेकिन आपके नेताओं ने कितनी कुर्बानियां दी है, ये बता दीजिए। आपके लोगों ने हमेशा कुर्बानियां ली हैं, आपके लोग हत्याओं में शामिल रहे हैं, संघ के लोगों को हत्या करने सिखाया जाता है। विषय पर नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है इसके अलावा। ये विचारधारा, तो विषय पर ही बोल रहा हूँ दीपक जी, ये विचारधारा निश्चित रूप से विनाश की विचारधारा है और इस विचारधारा को निश्चित रूप से दफन कर देना चाहिए और उत्तर प्रदेश के किसान नौजवान मिलकर के इस विचारधारा को दफन करने का काम करेंगे। उदयवीर सिंह जी, यहाँ पर सवाल ये है, कि क्या ये चुनाव के अंदर मुद्दा बन पाएगा? इस सवाल को लेकर एनके साहब के पास जाऊंगा, क्या ये मुद्दा स्टैंड करता है? दीपक जी, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि पिछली सरकार ने कैसा काम किया है, जो आगे सत्ता में आना चाहते हैं वो क्या काम करेंगे। जो प्रेम शुक्ला जी ने सवाल उठाए हैं, चाहे बापू की हत्या हो, ये सब वैचारिक सवाल हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और नेताजी का जो घटनाक्रम है वो व्यक्तिगत घटनाक्रम है। बलराम सिंह यादव से व्यक्तिगत जो मामला था उसको कांग्रेस में ले जाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश हो गए, निराश हो गए, उनका कोई राजनीतिक विषय बचा नहीं है। वरना वो लोगों के जीवन से जुड़े, रोजगार से जुड़े वो सवाल करते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा था कि बापू की जगह राजीव त्यागी आउट ऑफ टर्न नहीं, प्लीज आउट ऑफ टर्न नहीं। मेरे को आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती, आप आउट ऑफ टर्न बड़ा बोलते हैं। एनके सिंह जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या प्रधानमंत्री जी को 1984 का एक मुद्दा उठाना चाहिए था जिसका रिलेवेंस आज खत्म हो गया है? दीपक जी, शायद आप लोगों को नहीं उतना मालूम होगा, ये घटना मैंने कवर किया था। मैं उस समय कानपुर में एक अंग्रेजी अखबार का चीफ रिपोर्टर था, मैंने ये घटना कवर की है। ये प्योरली इंडिविजुअल इशू था, बलराम सिंह हो या दर्शन सिंह हो, इशू ये नहीं था। आरोप लगे थे, उन दोनों पे लगे थे, लेकिन ये इंडिविजुअल था, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं थी, ये बहुत साफ बात है। लेकिन मोदी जी ने जो कहा था, कई बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स में छोटे तंज होते हैं जो व्यंग के रूप में आते हैं। उन्होंने और भी विकास के बारे में भी, तमाम जो यूपी में नहीं हुआ उसके बारे में भी चर्चा की। एक झटके में उन्होंने तंज में, सरकाज़्म में ये बात कही। उन्होंने गलती ये की कि ये नहीं कहा कि ये खुद मुलायम सिंह ने कहा है। दरअसल ये मुलायम सिंह ने 2 पब्लिक फोरा पे, 2 ओकेजन्स पे ये कहा कि नहीं, मुझे तो कांग्रेस वाले मरवाना चाहते थे। अगर मोदी जी ये भी साथ में कह देते तो एक हल्का तंज के रूप में ये लिया जाता। उन्होंने ये कह दिया ऐसे जैसे कि उनकी जानकारी है, जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस उसमें कहीं से नहीं इन्वॉल्व थी। उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी, कहीं से कोई नहीं इन्वॉल्व नहीं था।
लेकिन ये एक सरकाज़्म था, सरकाज़्म की तरह लिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने ये भी बता दिया होता कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी खुद कहते हैं और उनका बेटा कांग्रेस से हाथ मिला रहा है, तो ये अच्छा एक सरकाज़्म होता। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स हाल के पिछले 5-7 हफ्तों में इतना नीचे चला गया है कि कांग्रेस आरोप लगाती है, जब मोदी जी कहते हैं कि भाई वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, तो उसका जो काउंटर करती है, ये एक हल्का मजाक था। कांग्रेस ने जो काउंटर किया राहुल गांधी ने, वो ये कहा कि साहब उनको बाथरूम में झांकने की आदत है, शाम को झांका करें। ये स्तर बड़ा नीचे आ गया है। तो खास बात यह है कि ये जो मोदी जी ने कहा था, अगर उसमें ये ऐड कर देते कि ये खुद मुलायम सिंह ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो मेरे ख्याल से ये पूरा डिबेट की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, तो अब ये लग रहा है कि ये कोई नया इशू है जो कि मोदी जी ने उठाया है, जबकि ये कोई इशू नहीं था। वो इंडिविजुअल एक हमला था और उसमें हुआ ये था कि मुलायम सिंह जी कार के पीछे कैसे छिपे थे। मुझे ये भी याद है कि कार के पीछे छिप के उन्होंने 7 गोलियां लगी थी कार पे और छिप के उन्होंने जान बचाई थी। लेकिन हकीकत यह है कि वो इंडिविजुअल था। उस समय मुलायम भी कई अपराधियों के साथ थे और मुलायम सिंह जी का ये रहा है, कई अपराधी उनके पास आए, उन्होंने कहा इसको बदलना चाहते हम इसलिए, जैसे कि अन्ना शुक्ला को ले आए। लोगों ने पूछा कि भाई ये अन्ना तो अपराधी है, क्यों ले आए? तो नहीं, वो तो अपराध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके भाई को मारा गया था, उसको रिटेलिएशन में कर रहा है। तो उनका अपना डेफिनेशन है क्राइम का, क्रिमिनल का, उन्होंने किया था उस जमाने में। लेकिन हकीकत यह है कि ये खुद मुलायम सिंह जी ने कहा है पब्लिक फोरम पे कि नहीं, मुझे कांग्रेस वालों ने मारने की साजिश रची थी। बिल्कुल ठीक। तो इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, बहस को आगे इसलिए भी ले जाएंगे क्योंकि क्या यह मुद्दा पूरे चुनाव में टिकने वाला है? क्या यह मुद्दा कांग्रेस पर या अखिलेश यादव पर या मुलायम सिंह यादव पर चिपकेगा? और क्या संदर्भ है इस हमले के, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस बड़ी बहस में लखनऊ से आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1984 का एक आरोप जो मुलायम सिंह यादव ने एक नेता बलराम सिंह यादव पर लगाया था, जो बीजेपी में रहे, समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने, लेकिन अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगा कि सवाल यहां पर यह है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसमें एक सप्लीमेंट्री भी जोड़ता हूं कि 2002 में बलराम सिंह यादव के बेटे ने बीजेपी से चुनाव लड़ा और 2004 में खुद बलराम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़े बीजेपी में रह के। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी में आकर बलराम सिंह यादव पाक साफ हो गए थे? नहीं, देखिए इस पूरे प्रश्न को मुझे 1 मिनट आप देंगे तो पूरा उत्तर दे सकूंगा। एक एनके सिंह जी ने एक चीज कहा कि जो हमला था वो व्यक्तिगत था। देखिए हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, हमारे यहाँ आईपीसी में, हमारी जो सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें किसी व्यक्ति पर हमला करना वो स्टेट के अगेंस्ट अपराध है, ये हमारा सिस्टम है। और मुलायम सिंह यादव जी एक नेता थे, उन पर हमला करना वो स्टेट के अगेंस्ट जो है एक प्रकार का अपराध था। दूसरी बात, वो अकेली घटना नहीं है। 1980 से लेकर 1984 तक का जो पीरियड है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1995 में जो टाटा के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे, तो उनसे प्रश्न पूछा था कि आप तो कांग्रेस वाली ही लाइन ले रहे हैं। मैं कांग्रेस की लाइन ले नहीं सकता। 1980 से 1984 तक, चूंकि उसके पहले 10 उन्मूलन का कार्यक्रम जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। कांग्रेस ने जो नेता 10 उन्मूलन के कार्यक्रम में संलिप्त थे, उन नेताओं को दस्युओं की तरह ट्रीट किया था और उनके मारने की, उनको दबाने की उनकी कोशिश की गई थी। एक अकेली घटना नहीं थी। और उस घटना के विरुद्ध मुलायम सिंह यादव के मन में आजन्म टीस रही है, कई बार इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो एक जो ये राम मनोहर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह यादव तक समाजवाद का कांग्रेस के साथ एक वैचारिक द्वंद्व तो रहा ही है। ये द्वंद्व जो है राजनीति में द्वंद्व तक गया। इस द्वंद्व का अगर जिक्र किया जाता है राजनीति में, तो मुझे लगता है किसी को इस पर ज्यादा जो ये बहुत स्वाभाविक जो है जिक्र है। अब रह गई कि भारतीय जनता पार्टी में उनका आना। बलराम सिंह यादव की कोई जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हत्यारे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने ये आरोप उन पर लगाया था कि जो घटना हुई थी उसमें बलराम सिंह यादव का रोल तो कोई सिद्ध हुआ नहीं। रोल किसी के आरोप लगा देने से बलराम सिंह से लगाया ना, आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। ऐसे में उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वीकारना, उनके विचारों को स्वीकारना, प्रधानमंत्री कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के भी साथ गए। लेकिन जो आपका वैचारिक द्वंद्व है सपा का, समाजवादियों का, और वो जो व्यक्तिगत द्वंद्व तक रहा है, सोनिया जी के साथ इनका जिस तरह का द्वंद्व रहा है, सोनिया जी पर डिस्प्रोपोर्शनल एसेट का केस मुलायम सिंह यादव जी पर दायर हुआ। इनकी एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में
कि कांग्रेसी ने फिर ये जो हमारे ऊपर जो है फंसाने का प्रयास किया है। तहलका में आप इंटरव्यू आज के विषय पर रहिए। सीबीआई के माध्यम से मुझे हाउंडिंग किया गया। आप ये स्थिति देते हैं कि आप डिस्प्रोपोर्शनल एसेट से लेकर 10 मैं जवाब दे दूं दीपक जी, आपने बहुत मौका दे दिया उनको। सतत सताया गया, उसका जिक्र कर ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जवाब भी लेने दीजिए। चिंतित होना और उस पर बातें करना गलत है। ठीक है उदयवीर सिंह जी, एक मिनट, मुझे राजीव त्यागी जी के पास चलना पड़ेगा। राजीव त्यागी जी, क्या वाकई में ये विचारों का द्वंद्व है या एक पॉलिटिकल आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय जो है बहुत थोती राजनीति और ओछी राजनीति पर आ गए हैं। उनके पास, मैंने जैसे पहले कहा कि अचीवमेंट्स नहीं है बताने के लिए केंद्र सरकार के। अगर मुलायम सिंह यादव जी से दुश्मनी होती तो 89 में हमारे सपोर्ट के बिना वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते और 93 में चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। हमने ही सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया था, जनता दल भाजपा की सरकार। मेरे मित्र ने एक बात कही कि कोई भी अपराध जो होता है वो राज्य के विरुद्ध होता है। बिल्कुल सपोर्ट था, बिल्कुल सपोर्ट था। याद करिए एनडी तिवारी जी, आपके यहां भी आशीर्वाद दे क्या, उनसे पूछ लीजिएगा, वो भी जिंदा है एनडी तिवारी जी। एनडी तिवारी जी 89 में चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद जब हटे थे उनसे पूछ लीजिएगा। क्रिमिनल केस क्या जरा दूसरी बात बताइएगा। मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्र ने कहा कि कोई भी अपराध जो होता है क्रिमिनल केस वो बताइए स्टेट के विरुद्ध होता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बात कही है वो आप पे भी अक्षरश लागू होती है। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में निश्चित रूप से वो स्टेट के विरुद्ध अपराध था, तो क्या संघ के लोग बाग इस बात को मानेंगे? क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के जब चुनाव हुआ था 2014 में, एक सांसद ने कहा कि गांधी जी की हत्या की जगह नेहरू जी की हत्या होनी चाहिए। ये विचारधारा नफरत की विचारधारा है। और जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, हम लोग उत्तर प्रदेश में पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शांति होगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी। अब ये देखिए बीच में बोल रहे हैं दीपक, या फिर मुझे बोलते हैं, मैं बीच में बोलता हूं तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमारा चुनावी मुद्दा बहुत स्पष्ट है। हम उत्तर प्रदेश में पीस चाहते हैं, जिसको शांति कहते हैं हिंदी में, और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, विकास चाहते हैं। विकास जब होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोटी और रोजगार बेहतर मिलेगा। हम उन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और उसका अपार जन समर्थन उत्तर प्रदेश में हम लोगों के गठबंधन को मिल रहा है। साइकिल पर जब हाथ लग गया है तो निश्चित रूप से उसकी स्पीड बढ़ गई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय बौखला गए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय से कि कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी से बाहर निकल करके मैं चैलेंज देता हूं कि किसी भी मोहल्ले पे आ जाएं, किसी भी चौराहे पे आ जाएं, चौराहे मोदी जी ने बताया था नोटबंदी के बाद, आके बहस कर ले, मुद्दों पर, रोटी पे बहस कर ले, विकास पे बहस कर ले, रोजगार पे बहस कर ले। अरे आप कर तो लीजिए, आप भी कर लीजिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं तो आकर के मुझे किसी भी चौराहे पे बहस कर लीजिए, क्योंकि चौराहे भी राहुल गांधी मोदी ने कही थी। दलाली जैसे शब्द बोलते हैं। हमसे तो 7 साल का हिसाब मांगते हो। श्री राहुल गांधी जो है इटली वाली के पेट में पैदा हो गए, नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, कितने किसान परेशान हुए, कितने नौजवान। प्रेम शुक्ला जी, राजीव जी को भी रोका था, रोकने के लिए रोका था, आपको भी रोक रहा हूं। राष्ट्रीय मुद्दों पर होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दों पे होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। आप मुझे ये बताइए उदयवीर सिंह जी कि यहां पर जो सवाल उठाने की कोशिश की है, आपको लगता है कि अखिलेश यादव पर ये आरोप चिपकेंगे? क्योंकि जब भी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो वो चिपकने के लिए लगाए जाते हैं ताकि उस पर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स लंबा चले। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव का मुद्दा अगले दौर तक भी सस्टेन करेगा? दीपक जी, इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी हंसी के पात्र बन गए। इसलिए बन गए कि जिन लोगों पे आरोप लगा वो कांग्रेस पे नहीं, कुछ लोगों पे था, वो लोग नेताजी के समय ही समाजवादी पार्टी में आ गए, तो उस बात को करना बेईमानी हो गया। सवाल ये है, अगर कोई व्यक्तिगत हमारा नुकसान फायदा भी हो रहा हो और उससे देश या पार्टी या देश या कोई भी ऐसा मुद्दा आ जाता है जो देश, पार्टी या विचारधारा का सवाल हो, तो हमें व्यक्तिगत कुर्बानी देनी पड़े तो हमको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मोदी जी या प्रेम शुक्ला जी ये सोचते हैं कि कुछ इस तरह की पुरानी बातों को विवाद उठाकर और ये लोग अपनी सांप्रदायिक राजनीति करने के सफल हो जाएंगे या विकास विरोधी नीतियों को लागू करने लेकर आने में सफल हो जाएंगे, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हरकत नहीं होने देगी। जब भी जरूरत पड़ी हम लोग एक रहे हैं। हमारा पूछना यह है
कि जैसे उत्तर प्रदेश में मेट्रो मुख्यमंत्री जी ने बनाई 22 महीने में, आपको जवाब यह देना था कि अहमदाबाद गुजरात में आपने जाने कब से मेट्रो का उद्घाटन किया, एक पिलर नहीं खड़ा हुआ। हमने एक्सप्रेसवे बनाया 24 महीने में, और आपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाजियाबाद में रैली की और उसका उद्घाटन किया, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, दिल्ली से मेरठ के एक्सप्रेसवे का आज तक एक फावड़ा नहीं लगा। प्रतिदिन मेट्रो की नई नई बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने भ्रष्टाचार की बातें की और नोटबंदी करके पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर दी। जो जेन्युइन पैसा था आदमी का, टैक्स पेयर का, टैक्स दिया हुआ, उसको भी पैसा नहीं निकालने दिया। और आज तक ये नहीं बता पा रहे, इतने लोग बेरोजगार हो गए, इतने लोग लाइनों में लगे मर गए। ये लोग ये नहीं बता पा रहे कि ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना काला धन इन्होंने आया, कितना लोगों का बेरोजगार किया, उससे लोगों को आगे क्या करने जा रहे हैं, इस विषय पर कोई बात नहीं करते। इन बातों से बचकर प्रधानमंत्री भागना चाहते हैं और इसीलिए नोटबंदी जो है सैकड़ों लोगों की सब कहेंगे, परिवार सवाल पूछिए, उसका जवाब देंगे। पहले हम बोल रहे हैं, उसको सुनिए। ताकि आपकी आप अपनी बात जितनी शांति से कहते हैं उतनी शांति से दूसरा जी प्लीज प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए उदयवीर सिंह जी को, फिर आप जो कहिएगा मैं वक्त दूंगा आपको। मैं कह रहा हूँ, आप प्रश्न का उत्तर देते तो बिल्कुल सुनता मैं कह रहा हूँ, ये सरकार आपकी भारत देश में बन गई। 370 कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, जन लोकपाल कहाँ गया। आप ये चाहते हैं कि इस तरह के तत्कालिक मुद्दे उठाकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को जो व्यक्तिगत कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, लेकिन देश को, प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। और आप जैसे विभाजनकारी लोगों को उठाकर सपा का समर्थन सुनियोजित। प्रेम शुक्ला जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या बलराम सिंह यादव के ऊपर जांच चली? क्या कोई भी आरोप बलराम सिंह यादव पर प्रूव हुआ या चार्जशीट के लेवल तक गया? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। हम बलराम सिंह यादव के हम एक घटना का विशेष करके जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस का किस तरह से वहमनस रहा है, उससे अतिरिक्त जो है बलराम सिंह यादव के संदर्भ पर ज्यादा बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। पीडीपी से ज्यादा नहीं रहा, पीडीपी से ज्यादा नहीं रहा शुक्ला जी। मैं जवाब देना चाहता हूं। या पीडीपी जो है राष्ट्रहित में हम साथ ले आए हैं। आप बसपा को क्यों साथ? 13 मंत्री जिन पे लोकायुक्त की रिपोर्ट गई, अखिलेश सिंह यादव मायावती के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में क्यों बचा रहे थे? क्या ये चुनाव में इसका जवाब दे देना आपको बनता नहीं है? आप 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रहे थे? आप 5 वर्षों में दंगाइयों को क्यों बचा रहे थे? फिर दोबारा 5 वर्षों में आतंकवाद के मामले क्यों वापस ले रहे थे? आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने वाले, कैराना को कश्मीर बनाने का प्रयास करने वाले, कृपा करके जो है बस देश को हिंदू मुसलमान में बांटने पे जिए। आप जो देश को हिंदू मुसलमान में बांटने पे जी रहे हैं, उसके बाद बताइए जनता के लिए क्या करेंगे? ये सपना आप और बसपा के लोग मिलकर देख रहे हो। देखते रहिए, हमने पूरे चुनाव आपस में बात न करके अगर मेरे सवालों का जवाब दे तो शायद बहस और सार्थक हो जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं अब राजीव त्यागी जी के पास जाऊंगा। आपको वो लग रहा है कि मैं गलत संदर्भों को उठा रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने किस तरह के संदर्भ को उठाया? क्या बलराम सिंह यादव के खिलाफ किसी भी जांच में कोई सबूत निकले? मैंने इसी बात को उठाया था, गलत संदर्भ को नहीं। राजीव त्यागी जी, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच के पुराने वैमनस्य को जगाकर प्रधानमंत्री आपके गठबंधन का, आपके समझौते का कुछ बुरा कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कभी व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं रहा है। बहुत स्पष्ट कर दूं, हम भी अखिलेश जी का सम्मान करते हैं, अखिलेश जी राहुल जी का सम्मान करते हैं, राहुल जी अखिलेश जी का सम्मान करते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह यादव जी को एक महान नेता मानता हूं, क्योंकि वो हर टाइम 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, समाजवादी विचारधारा के पुरोधा है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहूंगा दीपक जी, आज जितने भी सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं,
पिछले 32 महीनों में हमने टेलीविजन पे गाय पे डिबेट होती देखी, लव जिहाद पे डिबेट होती देखी, घर वापसी पे डिबेट होती देखी। हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में गंगा मैया के नाम पे चुनाव लड़ते देखा, 2015 में हमने गाय मैया के नाम पे चुनाव लड़ते देखा और 2016 में भारत मैया को लेकर के आए। तीनों मैयाओं की क्या स्थिति है ये देश के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है, हरेन पांड्या जी जो ब्राह्मण लीडर हुआ करते थे गुजरात में, उनकी हत्या हुई है, मोदी जी के टाइम पे हत्या हुई और तार जो जुड़े मोदी जी के साथ जुड़े और चीफ मिनिस्टर के साथ जुड़े। क्या मोदी जी बताएंगे उस हरेन पांड्या जी की हत्या के बाद क्या मोदी जी ने कोई जांच कराई? क्या जांच करते हुए सामने आया? लेकिन आज तक कुछ सामने नहीं आएगा। मोदी जी आरोप लगाते हैं और फिर आगे भाग जाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा ये कैसा राष्ट्रवाद है जब आप पीडीपी से गठबंधन करते हैं? ये कैसा राष्ट्रवाद है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता एसआई के साथ अपने तार जोड़ देते हैं और आज गतिविधियों में लिप्त होकर के वो जेल जाते हैं? ये कैसा राष्ट्रवाद है? आईएसआई से गठबंधन करना है तो पाकिस्तान से गठबंधन कर लीजिए, पाकिस्तान से गठबंधन कर लीजिए ना, भले जमान शहीद होते रहे, भले पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पर पीटते रहे, भले पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पर। अब आप भी निजी आरोप लगा रहे हैं, आप भी निजी आरोप लगा रहे हैं और यही सवाल मैं इनके सिंह साहब से पूछना चाहूंगा। इनके सिंह साहब, क्या निजी आरोप लगाने के अलावा राजनीतिक पार्टियों के पास कोई सार्थक मुद्दा इन उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं बचा है क्या? दीपक जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। यही हुआ है, ये जो पर्सनल आप देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है, ये इनका मेंटल बैंकरप्सी है पॉलिटिकल क्लास का और सभी पार्टीज का है, जिसमें कि वो रियल इश्यूज पे नहीं आ रही। आपने एक बार भी सुना है कि यूपी में आईएमआर की स्थिति क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? आपने एक बार भी सुना है कि पॉपुलेशन रोड रेशियो क्या है? आपने एक बार भी सुना है कि स्कूल पॉपुलेशन रेशियो क्या है? ये मुद्दे होने चाहिए, लेकिन हर तरफ बैंकरप्सी है। और मुझे पहली बार लग रहा है कि ये जो मोदी जी ने मुद्दा उठाया है, दरअसल होमवर्क न कम होने की वजह से ये मुद्दा उठा है। ये चौथी बहुत पुरानी बात एक लेके, और मुलायम सिंह की अब इस तरह की फॉलोइंग नहीं है, लिहाजा अब ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह की वजह से, अब अखिलेश की फॉलोइंग है और लोग अखिलेश को जानते हैं एक युवा लीडर के रूप में, इसलिए ये उस मुद्दे का कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है। एक चीज जरूर है, अगर वो होमवर्क करके आते, जबकि नॉर्मली करते हैं, मोदी जी हर स्टेटमेंट जब देते हैं तो होमवर्क काफी करते हैं। यहां पे पहली बार हमने देखा है कि अगर वो सीबीआई किस तरह से 2009 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में 8 बार मुलायम सिंह के डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस में 8 बार अपना स्टैंड रिवर्स किया, 8 बार अपने बदला, अगर उसको ये हाईलाइट कर देते तो वो ज्यादा महंगा पड़ता कांग्रेस को जवाब देने में, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी। और 8 बार सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह के केस में जब समझौता ना हो तो कहते नहीं साहब इनके खिलाफ अपराध बनता है, मैं आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहे आ जाओ, मुलायम सिंह डर जाए। तो हकीकत यह है कि मुलायम सिंह का दर्द वो है, अगर मोदी जी ने वो मुद्दा उठाया होता तो शायद ज्यादा रेलेवेंट होता। ये मुद्दा उतना हल्का है, मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगा ज्यादा देर। दीपक जी ना, उदयवीर सिंह जी, आप पर भी इनके सिंह साहब आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दे उठा रही हैं। क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दे उठा रही है इन चुनाव में? पार्टी सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दे उठा रही है इन चुनाव में? मैं ऑन रिकॉर्ड चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगर एक भी कोई मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी पर व्यक्तिगत उठाया हो, पूरे चुनाव में किसी पर व्यक्तिगत उठाया हो, पूरे चुनाव में वो सिर्फ अपने काम पर और आगे क्या काम करेंगे इस पर उठा रहे हैं। जिन पे काम नहीं है वो ये बात कर रहे हैं। और आज एक नया मुद्दा लाए हैं मोदी जी कि यूपी ने मुझे गोद ले लिया है। मैं कह रहा हूं यूपी में गंगा मैया ने आपको बुलाया था, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब चुनाव मुख्यमंत्री का हो रहा है, आप मुख्यमंत्री तो बनेगी नहीं, तो आपके पास एक भी विश्वसनीय आदमी नहीं है। अरे आप अमित शाह साहब को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता देते। तो जब गोद लेने का सवाल है तो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं वो मुख्यमंत्री की। तो वो यूपी को अपनी मां जरूर बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि यूपी में नेतृत्व करने के लिए उनके पास कौन है। उनके पास न नेता है, न उनके पास कोई विजन है, न उनके पास कोई एजेंडा है जिसको लेके आ रहे हो। पिछले 73 सांसद यहां से चुन के गए, उन 73 सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उन गांव में क्या विकास हुआ, क्या करके दिया? उनकी तुलना करिए हमारे लोहिया गांव से, उनकी तुलना करिए हमारे जनेश्वर मिश्रा गांव से, उनकी तुलना करिए हमारे आई स्पर्श गांव से। जो हमने मुख्यालयों को जोड़ा है 4 लेन से 45 मुख्यालयों को, 30 अभी बचे हैं, उसकी बात करिए। वो बातें करने के लिए नहीं है। इसलिए
कभी वो बेटा बनते हैं, कभी बाहरी बनते हैं। ये सारी बातें मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम ये चुनाव पॉलिटिकल एजेंडा पे लड़ रहे हैं, अपने काम पे लड़ रहे हैं। राजनीति में अपराधियों को नहीं आने देंगे, उनको रोकेंगे। जो हमारी दल में लोग रहे उन पे काबू रखेंगे। किसी पे कोई आरोप लगेगा उसकी जांच कराएंगे, जेल भेजेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। इन विषयों पे लड़ रहे हैं। अगर इनके बारे में किसी पे बोलने के लिए कोई सवाल है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। सवाल आपसे, और आखिरी सवाल बहुत सीधा, क्या आपको लगता है कि यह मुकाबला त्रिकोणीय है? बीजेपी को दिक्कत जा रही है बीएसपी से भी उतनी और समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन से थोड़ी ज्यादा? ये सवाल किससे है? मैं जवाब दे सकता हूं इसका? आपसे एनके सिंह सर। जी देखिए, बहुत सिंपल है कि अखिलेश यादव के इमरजेंस के दो फेजेस हैं। एक फेज में जब पहली बार आए, और ये बात सही है कि उनकी इमेज अच्छी है और वो ये लगता है कि यंग लड़का है, ये डेवलपमेंट करेगा, और सारा जो 4.5 साल की नालायकियां थी गवर्नेंस की वो सब धुल गई हैं। बहुत नालायकी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नेंस बहुत खराब था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था। समाजवादी झंडा लेके जिस तरह लोग निकलते थे, लोग दहशत में रहते थे, लेकिन बेटर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश की इमेज पॉजिटिव रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, सेकेंड फेज होना चाहिए था। अगर प्रियंका गांधी और अखिलेश की पत्नी ये दोनों विल टूर लेते, बहुत ज्यादा टूर करते, तो शायद एक ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता। तो फर्स्ट फेज में ये बात सही है कि वो मैच करने लगे मायावती को या उससे एक्सेल किए, लेकिन दोनों के बीच में चूंकि डिफरेंस 20-18 का है या 18-20 का है, इसलिए अगर ये 15 का डिफरेंस होता तो अखिलेश यादव मैच करते बीजेपी से और लगा एक फोर्स के रूप में रहते, और आज भी हैं। लेकिन ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो गया है, और ट्रायंगुलर कंटेस्ट में वेव ना होने की वजह से कोई भी ये डेफिनेटली बताना, दीपक जी आप बहुत साल से कर रहे हैं चुनाव कवर, मेरे ख्याल से हम दोनों 4 दशक से कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ये चुनाव में कोई भी चूंकि वेव नहीं है, इसको एसेस करना बेहद मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी को एज है या कौन सी पार्टी आगे है। बिल्कुल डेफिनेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी जनता काफी खामोश है, जनता काफी चुप है। ऐसे में क्या होगा चुनाव परिणाम के दिन, अभी से उसकी भविष्यवाणी करना, अभी से कुछ कहना मुश्किल होगा। यही कारण है कि कांग्रेस, समाजवादी गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों इन चुनाव में काफी जोर लगा रहे हैं और किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। रही एनके सिंह साहब मेरे अखिलेश यादव के इंटरव्यू की, तो मैंने उनसे साफ पूछा था कि बड़ी चर्चा है कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव साथ में पूरे उत्तर प्रदेश का टूर करेंगी, प्रचार करेंगी। तो उनका कहना था दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है और अभी तक दोनों का इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो शायद इस तरह की सुपरहिट जोड़ी हमको देखना इन चुनाव में मुश्किल हो, क्योंकि अभी तक उन दोनों के साथ में कार्यक्रम की कोई भी रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए अंदर की बात।